हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने बैंकोक एग्जाम प्रेप के अंदर। रीजनिंग की क्लास में अपने क्रिटिकल रीजनिंग की शुरुआत की थी, जिसमें पहली क्लास अपने देखी थी 14 क्वेश्चंस की। ठीक है, आज उसका अपन सेकंड क्लास लेके आए हैं, क्लास नंबर सेकंड। तो आज अपन कुछ और क्वेश्चंस पर बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ और जानकारी अपने इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और मेंस के एग्जाम में इसको क्रैक कैसे करें, इसे क्वेश्चंस को अपन थोड़ी सी और अपन जानकारी लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक आपको स्टेटमेंट देने वाला है, तो आप एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन को सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा और आप भी एक बार कोशिश करना है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने की। ठीक है, तो चलिए आप इसको पढ़िएगा। द कंट्री इज ऑल ग्रेड अप टू रोल आउट योगा मैट्स मार्क द 4th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा with Prime Minister Narendra Modi scheduled to lead 15,000 enthusiastic इन परफॉर्मिंग आसन्स इन देहरादून। तो बोल रहा है कि देश भर में योग की जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है IDY, उसको चिन्हित कर योगाभ्यास करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में आसनों के प्रदर्शन में 55,000 उत्साही लोगों को नेतृत्व करने का निर्धारित किया है। तो योगा सेशन विल बी हेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टू मार्क द डे picked by the United Nations to celebrate the ancient Indian practice that has spread across the globe। तो ये कह रहे हैं अपने को कि दुनिया भर में फैली प्राचीन भारतीय प्रथा को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए दिन को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। देश में इस बार सबसे बड़ा शो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हिमालय की गोद में स्थित वन अनुसंधान संस्थान FRI के लॉन में होगा। तो बोल रहे थे बिगेस्ट शो ऑफ इन द कंट्री दिस टाइम विल बी ऑन द लॉन्स ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI इन द लैप ऑफ हिमालयज इन उत्तराखंड कैपिटल देहरादून। तो आपने देखा यहाँ पर IDY, आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आपने देखा यहाँ पर कि इस बार कहाँ जो है हो रहा है FRI, वो अनुसंधान संस्थान लोन में होगा। तो इस 55,000 उत्साही लोग 15,000 एंथुजियास्टिक जो पर्सन है, उनका नेतृत्व इस बार कौन कर रहा है? उनका नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, तो ये एक आपका एक स्टेटमेंट था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को, उस पर अपन थोड़ा सा नजर करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास में आया है अजम्पशन। क्या आया है? अजम्पशन। कल की क्लास में अपने देखा, इससे पहले की क्लास में अपने देखा कि अजम्पशन होता क्या है। अपने देखा अजम्पशन आपका फ्यूचर बेस्ड होता है और डिपेंड ऑन स्टेटमेंट के रूपरेखा बनाते हैं। डिपेंड ऑन स्टेटमेंट डॉस, जिसको हम बोलते हैं डिपेंड ऑन स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं इसको? डिपेंड ऑन स्टेटमेंट। और उसके साथ साथ इसमें टाइम ड्यूरेशन का फॉर्मेट फिक्स होता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में आपको बताई। ठीक है, चलिएगा अपने पास में यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन अपने पास में इसका अजम्पशन है। तो आप इसको चेक करिएगा और बताइएगा कि कौन सा उसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आप इसको पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, चलिएगा देखो तो अजम्पशन इसमें क्या हो सकती है, अपन उसको देखते हैं। तो बोल रहा है अपने को इंडियन मिशन अब्रॉड आर ऑल्सो कोऑर्डिनेटेड activities official said to make the UN day for which of the country had lobbied hard। विदेशों में भारतीय मिशन की गतिविधियों का समन्वय कर रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस को चिन्हित करने के लिए देश ने कड़ी पैरवी की है। इसने बोला है लॉबिड हार्ड, मतलब कड़ी पैरवी की है। क्या संयुक्त राष्ट्र दिवस को चिन्हित करने के लिए क्या भारत ने स्टेटमेंट के माध्यम से ऐसा कुछ बताया गया कि भारत ने बहुत बड़ी पैरवी की है? नहीं बताया गया। तो यह पहला ऑप्शन आपका क्या हो सकता है? कैंसिल आउट हो सकता है। क्या होगा भैया? पहला ऑप्शन आपका कैंसिल आउट। ओके डन। सेकंड थिंग पढ़िएगा, क्या कह रहा है सेकंड? योगा इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ एक्सरसाइज दैट कीप्स द बॉडी फिट, इट इज द पासवर्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस, ए की टू फिटनेस एंड वेलनेस, नॉर इज योगा ओनली व्हाट इज यू प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग। योगा केवल व्यायाम का एक सेट नहीं है जो शरीर को फिट कर रहे हैं। योगा केवल व्यायाम का एक सेट नहीं जो शरीर को फिट रखे है। यह स्वास्थ्य, आश्वासन, फिटनेस और स्वास्थ्य की कुंजी का पासवर्ड है, न ही योगा जो आप सुबह अभ्यास करते हैं। तो इस वाले फॉर्मेट में योगा को यहाँ पर केवल व्यायाम का एक सेट नहीं बोला गया। समझना इस बात को।
एक बात और ध्यान से समझना कि किसी भी फॉर्मेट में अगर कोई चीज ओनली केवल एक हो तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। तो योगा केवल एक्सरसाइज का एक सेट नहीं है, यह शरीर को फिट रखे, यह स्वास्थ्य आश्वासन भी देता है, फिटनेस भी देता है, और स्वास्थ्य की कुंजी का एक पासपोर्ट भी हो सकता है। न ही योग और न ही आप सुबह उसका अभ्यास करते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल डे तो बना दिया, लेकिन इस बात के लिए अपन को कहीं पर भी स्टेटमेंट में नहीं बोला कि भैया वो फिटनेस है, आश्वासन है, स्वास्थ्य की कुंजी है, या फिर केवल व्यायाम ही आपके लिए किफायती होगा। ऐसा कुछ बात अपन को स्टेटमेंट में नहीं बोला। नहीं बोला तो अपना जमसन के रूप में भी निकले उसको नहीं आ सकते। तो आपका ये भी क्या हो चुका है, सेकंड थिंग भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। थर्ड थिंग देखिएगा, तीसरा क्या कह रहा है आप लोगों को। तीसरा बोल रहा है इस्लाम lays special emphasis on physical fitness and consider things related to fitness as good. Yoga is an exercise is good, but it should not be made compulsory, which may not be acceptable to people of other religions. इस्लाम शारीरिक फिटनेस पर विशेष जोर देता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट डाला है यहाँ पर इस्लाम, जबकि स्टेटमेंट में कहीं पर भी इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं बोला। अब जब नहीं बोला तो अपन भी अजम्पशन के जिसका अपन यूज नहीं ले सकते। तो फॉर्मेट क्या हो चुका है, कैंसिल। आगे पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट 100% श्योर, उसी की बात से अपन को इस बात पर काम करना होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, अगर आपको स्टेटमेंट में जो जो बात बोला गया है अगर आप उस बात पर काम करते हैं तो आपके आंसर सही होने के चांसेस होते हैं। मीन्स इसमें आपको 1% भी अपना माइंड या अपना नॉलेज का यूज नहीं लेना है, स्टेटमेंट का ही यूज लेना है। सारा स्टेटमेंट क्या कहता है बस उसी पर अपन को बात करनी है। ओके डन। तो आपका जो ऑप्शन निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, नाइदर फर्स्ट सेकंड और नो थर्ड इज इम्प्लीकेट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, आपका थर्ड ऑप्शन हो गया। ओके डन। तो ये पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन सेट का। अगला क्वेश्चन की आप बात करें और क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश जरूर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, चेक करिएगा, उसका आंसर देने की कोशिश करें। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि पूछा क्या है अपन को। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन को एक बार स्लाइड आगे की तरफ चलते हैं। तो हाँ, क्या पूछे, कॉज एंड इफेक्ट पूछे। ओके डन। चलिए अब बनाओ कॉज एंड इफेक्ट। कल भी अपन ने कॉज और इफेक्ट के क्वेश्चंस खूब बनाए थे। ठीक है, आज भी क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करें इसको बनाने की और ट्राई करो आंसर सही देने की इसकी। The Royal Bengal tiger are the pride of the India and are known as the national animal of India. Reports show that these tigers are on the brink of becoming extinct. रॉयल बंगाल के बाघ भारत का गौरव है, उन्हें भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। रिपोर्ट बताती है कि ये बाघ अब विलुप्त होने के कगार पर है। चलो, ये आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा। अब एक बार सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए भाई। एक अनुसंधान से मालूम चला है कि लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर केवल एक प्रजाति थी जो उस पर रहती थी। इन प्रजातियों को डायनासोर कहा जाता है। वर्तमान समय में सरीसृप उनके छोटे आकार के समान है और अधिकांश गैर एवियन डायनासोर विलुप्त हो गए हैं और उनका एकमात्र प्रमाण सर्वदा जीवाश्मों के अंदर क्या है, मौजूद है, फॉसिल्स में मौजूद है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा, दोनों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा। पहला स्टेटमेंट आपको रॉयल बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, टाइगर्स के बारे में बात कर रहे हैं, रॉयल बंगाल के जो बाघ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइगर्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा आपको बता रहा है यहाँ पर डायनासोर, एक प्रजाति और रहती थी जिसको अपन डायनासोर कहते हैं। वर्तमान समय में वो सरीसृप हो चुके हैं। अच्छा, इन दोनों का अगर अपन नेचर देखें तो दोनों का नेचर क्या है, दोनों का नेचर क्या है, जानवर। लेकिन जानवर इसका नेचर के बारे में बात नहीं कर रहा, यहाँ बात हो रही है बाघ और यहाँ बात हो रही है डायनासोर जो कि विलुप्त हो चुके हैं, जो कि विलुप्त हो चुके हैं। तो बात अपन को इस बात पर करनी है कि दोनों का नेचर तो सेम हो रहा है, जानवर जानवर हो रहे हैं, लेकिन दोनों का मोटिव क्या है, इन दोनों का मोटिव किस पर है, स्टेटमेंट का मोटिव किधर जा रहा है। आप बताओ कि ये यहाँ पर क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है। ये डायनासोर ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि विलुप्त ऐसे ही हो गई, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो कारण जहां रहा उसका ये चीज क्या निकल गया, दोनों के पॉइंट इफेक्ट हो गए, दोनों चीज क्या हो गई, इफेक्ट हो गई।
आपका फर्स्ट थिंग भी इफेक्ट हो गया और आपका सेकंड थिंग भी क्या हो चुका है, इफेक्ट हो चुका है। तो इसका मतलब अपन ने एक चीज तो जान लिया कि दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, आपके इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन सवाल दूसरा है यहाँ पर ये, क्या दोनों का कॉमन पॉइंट है, क्या दोनों कॉमन रिलेशन रखते हैं या इंडिपेंडेंट है। अपन को बस इतनी सी बात देखनी है, क्या दोनों के दोनों कॉमन है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो देखने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ बात हो रही है रॉयल बंगाल और यहाँ बात हो रही है डायनासोर, ठीक है। तो इन दोनों का मोटिव अलग अलग है, इसका मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो ये दोनों के दोनों क्या हो चुके, कॉमन इफेक्ट हो गए। क्या हो गए, कॉमन इफेक्ट हो गए। अगर दोनों का रिलेशन बनता तो अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनकर रखा, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, कॉमन इफेक्ट हो चुके हैं। तो इसका जो आंसर मिलेगा अपन को देखिएगा वो कौन सा हो सकता है आपका इसका आंसर, कि बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। तो दोनों के दोनों एक कॉमन जो है वो कॉज की तरफ अपन बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझना कि इससे पहले वाले जो अपन ने क्वेश्चन जो बनाया है इसमें दोनों में कहीं पर भी कॉमन नहीं आ रहा है। सॉरी, अपन ने कॉमन इफेक्ट बोला लेकिन वो कॉमन नहीं हो रहा है, इफेक्ट जरूर हो रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट इफेक्ट हो गया आपका, क्या हो चुका है, ये आपका इंडिपेंडेंट इफेक्ट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है वो आपके अलग अलग हो रहे हैं, कोई भी कॉमन यहाँ पर मैच नहीं हो पा रहा है। दोनों यहाँ पर कहीं पर भी मैच नहीं हो पा रहा है, दोनों के दोनों इफेक्ट आपके अलग अलग कारणों से बने हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इफेक्ट बोलते हैं। हो सकता है जब डायनासोर जब विलुप्त हुए थे कुछ और अलग कारण हुआ होगा। आज वर्तमान में रॉयल बंगाल के जो बाघ है वो विलुप्त हो रहे थे, कुछ और अलग कारण हो रहा है। तो कारण दोनों का सेम नहीं है, दोनों का अलग अलग है और दोनों के दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो इसलिए अपना ऑप्शन जो है वो कौन सा निकलेगा, अपने का इंडिपेंडेंट कॉज निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा निकल जाएगा, फोर्थ निकल जाएगा, ठीक है भैया। चलो अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़िएगा। सबसे पहले अपन को पास में यहाँ पर 5 ऑप्शन देने वाला है। इस 5 ऑप्शन के बारे में देखो ये क्या कह रहा है अपने को, अजम्पशन पूछा है, ओके। अब एक बार स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ लीजिए। The scheme or universalizations of women helpline is intended to provide 24 hours immediate and emergency response to women affected by violence through referral and information about women related to government scheme program across the country through a single uniform number। महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण की योजना का एक उद्देश्य है कि 24 घंटे की तत्काल और आपातकालीन प्रतिक्रिया के माध्यम से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक समान संख्या के माध्यम से देश भर में महिलाओं से संबंधित सरकारी योजना के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया जो महिलाओं का एक योजना है, महिला के ऊपर बनाई गई एक योजना है जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिकरण। ये योजना क्या करेगी, 24 आवर्स 7 तत्काल और आपातकालीन प्रतिक्रिया के माध्यम से हिंसा प्रभावित महिलाओं को एक समान संख्या के माध्यम से देश में संबंधित सरकारी योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। ओके डन। तो अपन इसका देखते हैं अजम्पशन क्या क्या बन सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट अजम्पशन क्या कहता है, एनी वुमेन ऑफ गर्ल्स फेसिंग वॉयलेंस विद इन पब्लिक या फिर प्राइवेट विल एंश्योर प्रमोट एंड मीनिंगफुल रेस्पॉन्स टूवर्ड्स वेरी कॉल रिसीव्ड एट द हेल्पलाइन। सार्वजनिक और निजी के भीतर हिंसा का सामना करने वाली किसी भी महिला या फिर लड़की को हेल्पलाइन पर प्राप्त हर कॉल की दिशा में त्वरित एवं सार्थक प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। आप मुझे एक चीज बताओ, स्टेटमेंट में यह बात 100% लिखा हुआ है कि महिला सार्वभौमिकरण जो क्या करेगी, उस योजना का उद्देश्य क्या है, 24/7 अगर कोई भी महिला के चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, अगर वो हिंसा का सामना कर रही है तो उसका एक लिए हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की गई है जो 24/7 तत्काल और आपातकालीन प्रतिक्रिया देने के लिए बिल्कुल समर्थ है। इसका मतलब यहाँ पर महिलाओं के बारे में बात हो रही है और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात हो रही है कि भैया जो भी हिंसा हो रहा है उसका सामना करने वाली किसी भी महिला या फिर लड़की को हेल्पलाइन पर हर एक कॉल की दिशा में त्वरित और सार्थक प्रतिक्रिया देगी। तो ऑप्शन पहला आपका क्या हो चुका है, सेकेंड फर्स्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका अजम्पशन है उसको आप पढ़िएगा। क्या कह रहा है, वुमेन हेल्पलाइन supervisor will ensure that the calls are being attended properly and where every call has been taken
टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन बाय द रेस्पोंडर एज अर्ली एज पॉसिबल। महिला हेल्पलाइन पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेगी कि भैया सभी कॉल ठीक से जवाब दिए जाए और प्रत्येक कॉल को उत्तरदाता द्वारा यथासंभव जल्दी तार्किक निष्कर्ष पर लाया जा सके। इससे पूरे स्टेटमेंट में ये बात बोला गया था कि आपातकालीन जो गतिविधि होगी, अब जो उसको अपन यथासंभव जो है इसने बोला था यहाँ पर कि आपातकालीन जो प्रतिक्रिया होगी उसको अपन त्वरित तत्काल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे थे यहाँ पर। ओके, तो अपने पास में यहाँ पर भी क्या है कि महिला हेल्पलाइन प्रयोग सुनिश्चित करेगी कि सभी कॉल ठीक से जवाब दी जाए और प्रत्येक कॉल को उत्तरदाता द्वारा यथासंभव जल्दी एंड तार्किक निष्कर्ष पर लाया जा सके। इसका मतलब आपका सेकंड थिंग भी क्या हो चुका है, एकदम करेक्ट हो चुका है। तो आपका जो ऑप्शन जो आएगा वो पहला भी सही आ रहा है और सेकंड भी सही आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, आपका 5वां आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बनाइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, बनाइएगा। आपको आर्गुमेंट्स पूछा है, आर्गुमेंट्स इज वीक, अपन को स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स या फिर आर्गुमेंट्स इज अ वीक, मतलब स्टेटमेंट को या तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट चाहिए या फिर वीक आर्गुमेंट चाहिए। ठीक है, पढ़िएगा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। द असम गवर्नमेंट विल बी स्टार्ट ए अरुंधति गोल्ड स्कीम बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर फॉर द रजिस्टर्ड न्यूली मैरिड कपल्स। असम सरकार पंजीकृत नवविवाहित जोड़ों के लिए अगले साल जनवरी तक अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू कर रही है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, अंडर द स्कीम an amount of 30,000 rupees will be given the bride to purchase gold, but it will be misused by all। योजना के तहत दुल्हन को सोना खरीदने के लिए 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी, लेकिन इसका सभी दुरुपयोग भी किया जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे स्टेटमेंट ने कहीं पर भी आपको 30,000 रुपीज के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं कर रहा। असम सरकार एक अरुंधति योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को गोल्ड देगा, बस इतना सा लाइन लिखा है। अब गोल्ड कितने का होगा कुछ नहीं बोल सकते। पहले तो यहाँ पर ये चीज क्या हो चुकी है, आर्गुमेंट्स में अपन गलत कर सकते हैं, भाई 30,000 का गोल्ड, ये गलत हो सकता है। दूसरा बोल रहा है कि लेकिन इसका सभी द्वारा क्या किया जाएगा, दुरुपयोग। ये तो बोल रहा है सभी दुरुपयोग होगा, ये चीज पॉसिबल है नहीं है। तो इसका मतलब आर्गुमेंट्स अपन इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। या तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स देना है या फिर वीक आर्गुमेंट्स देना है, ना तो ये स्ट्रॉन्ग है और ना ही आपका वीक आर्गुमेंट्स है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पढ़िएगा। द मिनिस्टर सेड दैट द मिनिमम एज ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम टू बी 18 and 21 years to avail the benefits under the scheme। बोल रहा है कि मंत्री ने कहा है कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले वर और वधू की जो न्यूनतम आयु जो है वो 18 और 21 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि इस योजना से जनसंख्या नियंत्रण एवं महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बोला है कि ही होप दैट दिस स्कीम विल बी हेल्प इन द पॉल्यूशन कंट्रोल एंड आल्सो इन एम्पावरिंग द वुमेन। बोल रहे हैं कि भैया कि मंत्री ने एक आशा किया कि इस स्कीम के माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त तो बनाएंगे, उसके साथ साथ इस योजना से हम जनसंख्या नियंत्रण भी करेंगे। तो देखो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये आर्ग्यूमेंट्स अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट ये बात की अपने को इजाजत नहीं देता। इसका मतलब आपका दोनों ऑप्शन क्या हो चुके हैं, कैंसिल आउट। इसका जो आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बोल रहा है कि यहाँ पे द इफ नाइदर फर्स्ट एंड नॉर इज ए स्ट्रॉन्ग, भाई मजबूत नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को वीक कर सकता है। ओके डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर आ जाए। चलो अपन को एक बार फिर से क्या पूछा, इनफ्रेड फ्रॉम द अबाउ इंफॉर्मेशन। ओके, अनुमान पूछा गया अपन को, वापस से करें, देखिए स्टार्ट। बोल रहे एरिक सोलहेम हेड ऑफ यूएन एनवायरमेंट सेज द वर्ल्ड इन द एज ऑफ द प्लास्टिक क्लाइमेट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के प्रमुख एरिक सोलहेम का कहना है कि दुनिया एक प्लास्टिक आपदा के किनारे, बट प्राइज द न्यू प्लान अनाउंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन भारत सरकार द्वारा घोषित नई योजना की उन्होंने प्रशंसा की है। ध्यान रखना, अनाउंस्ड किया है, लागू नहीं किया, अभी घोषणा की है केवल। They have shown the political motivation turned into practical action can inspire the world and ignite real change। उन्होंने बताया है कि
राजनीतिक प्रेरणा व्यवहारिक कार्यों में बदल गई है और दुनिया को प्रेरित कर सकती है, तो वास्तविक परिवर्तन प्रज्वलित भी कर सकती है। तो अनुमान क्या है? अनुमान क्या है? अच्छा, इसका इस स्टेटमेंट का मोटो क्या है? इस स्टेटमेंट का मोटो क्या है? इस स्टेटमेंट का मोटो ये है कि दुनिया एक प्लास्टिक आपदा के किनारे खड़ी है। और एरिक सोलहेम, जो कि यूएन एनवायरमेंट का एक हेड है, उन्होंने ये बात बोला है कि हम भारत की प्रशंसा करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि भारत ने इस जो प्लास्टिक जो है उस पर उन्होंने कोई घोषणा की है, और वो जो घोषणा जो है वो एक प्रकार की व्यवहारिक भी उनको लगी है, राजनीतिक प्रेरणा से ओतप्रोत है, और उसके साथ साथ वास्तविक परिवर्तन भी वो ला सकती है। चलो कोई नहीं, अनुमान देखते हैं क्या बोलते हैं। क्या फर्स्ट अनुमान सही हो सकते हैं? चेक करिएगा। ही वॉज द प्रेसिंग इंडियन सक्सेसफुल रेगुलेशंस ऑफ द लॉज टू कंट्रोल प्लास्टिक एंड यूज एंड रिसाइकलिंग। तो बोल रहे हैं कि उपयोग और पुनर्चक्रण को नियंत्रण करने के लिए भारत के कानूनों को सफल विनिमय की प्रशंसा कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे कहीं पर भी प्रशंसा कर रहा है या कर तो रहा है, इसने बोला है भाई इंस्पायर हो हम लोग इस चीज के लिए, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी स्टेटमेंट द्वारा सक्सेसफुल रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है क्या? सक्सेसफुल रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है क्या? आप जरा ये बताइए। हाँ, कानूनों के सफल विनियमन की बात कर रहा है क्या? मुझे आप जरा ये बताइए। ये बात ऊपर स्टेटमेंट कहीं भी नहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो उस चीज को अनाउंसमेंट किया है, उस चीज को अनाउंस कर रखा है। जो योजना है उसको अपन अनाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब पहला फॉर्मेट क्या हो चुका है? गलत। क्योंकि सिर्फ अनाउंस करना इसका मतलब सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। समझे बात को? नेक्स्ट थिंग, पहला फॉर्मेट कैंसिल। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हिम। उन्होंने ये स्टेटमेंट तब दिया जब द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वेर नोटिफाइड। उन्होंने ये स्टेटमेंट तब दिया जब केंद्र सरकार प्लास्टिक के अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया गया था। अपन को सिर्फ यहाँ पे नोटिफाइड बताया है अपन को, जबकि स्टेटमेंट ने केवल क्या बोला है? अनाउंस कर रहे हैं। नोटिफाइड तो है ही नहीं कहीं पर भी। अनाउंस का फॉर्मेट अलग होता है, नोटिफाइड का फॉर्मेट अलग होता है। तो क्या क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तीसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा, बोल रहे हैं कि भैया वह महाराष्ट्र प्लास्टिक एंड थर्माकोल उत्पाद अधिसूचना जारी करने की प्रशंसा कर रहा है। एरिक सोलहेम के बारे में बात कर रहा है कि ही वाज प्रेसिंग द रिलीज ऑफ द महाराष्ट्र प्लास्टिक एंड थर्माकोल प्रोडक्ट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे एक महाराष्ट्र सरकार के बारे में बात हो गई, जबकि वो पूरे देश के बारे में बात कर रहा है। प्रशंसा पूरी गवर्नमेंट की कर रहा है, पूरा देश ही कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो है इस प्लास्टिक आपदा से मतलब अलग होने की जो है कोशिश कर रही है, तो उसकी वो प्रशंसा कर रहा है। और यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की बात हो रही है। नहीं जी, ये वाला फॉर्मेट क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। स्पेसिफाई अपन नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट, ही वाज प्रेसिंग द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एलिमिनेट द यूज ऑफ प्लास्टिक इन द कंट्री। वह भारत सरकार द्वारा देश में प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम। अगले ने यहाँ पर बोला है उठाए गए कदम की प्रशंसा कर रहा है। अगला यहाँ पर न तो सक्सेसफुल के बारे में बात कर रहा है, अगला न यहाँ पर अपने को क्या बोल रहे हैं अधिसूचित करने के लिए बात कर रहा है, यहाँ न तो किसी के बारे में कोई स्टेट के बारे में बात कर रहा है। अगला बोल रहा है कि भारत इस कदम को जो उठा रहा है उसकी उन्होंने क्या की है? प्रशंसा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो सकता है? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। समझ में आया है कि नहीं आप लोगों के? क्लियर है? चलें आगे। चलो आराम आराम से धीरे धीरे क्वेश्चंस को बनाओगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को देखोगे तो इजी लगने लग जाएगा। लेकिन पता होना चाहिए कि भैया आपका अनुमान क्या होता है, अजम्पशन क्या होती है, इमेजिनेशंस क्या होती है, आपका कोज क्या होता है, आपका इफेक्ट क्या होता है। इन छोटे मोटे पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलो बनाने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एक पूछ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहा है। ओके चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। शुड एडमिशन टू ऑल प्रोफेशनल कोर्स बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ द पार्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस रेदर देन थ्रो एंट्रेंस टेस्ट। क्या सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के बजाय पिछले शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर उनको एग्जाम में प्रवेश देना चाहिए? तो आर्ग्यूमेंट्स पूछा है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है? इस स्टेटमेंट का मोटिव क्या है? इस स्टेटमेंट का मोटिव ये है कि भैया
कि एकेडमिक परफॉर्मेंस की मदद से क्या अपन एंट्रेंस टेस्ट में उसको अलाउ कर सकते हैं कैंडिडेट को। तो आर्गुमेंट्स दोनों हो सकते हैं, हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो बोल रहे हैं हाँ सर अलाउ कर दो। क्यों? इट विल बी द बेनिफिशियल फॉर दोज कैंडिडेट्स, वो उन बंदों के लिए फायदेमंद होगा वो आर अनेबल टू बियर, वो अनेबल ने जो है बियर द एक्सपेंसेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, वो प्रवेश परीक्षा को खर्च करने के मतलब वहन करने में वो क्या है असमर्थ है। अब मुझे एक चीज बताओ, एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम का अगर खर्चा वहन नहीं कर पा रहा है तो मेन फीस क्या जमा करवाएगा? समझे बात को? इसका मतलब पहला फॉर्मेट क्या हो चुका है आपका टेस्ट कैंसिल। एंट्रेंस फीस एग्जाम के बारे में यहाँ पर बातें नहीं कर पाएंगे, फीस का यहाँ पर मतलब ही नहीं है। एक बार फिर से बोल रहे हैं हाँ सर कर दो, क्योंकि मैनी डिजर्विंग कैंडिडेट्स सेक्यूरिंग हाई मार्क्स इन द देयर क्वालिफाइंग एकेडमिक एग्जामिनेशंस डू नॉट परफॉर्म विल ऑन सच एंट्रेंस टेस्ट। आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ बोल रहा है कि मैनी डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो है वो अच्छे अंक हासिल करने वाले कई योग्य उम्मीदवार ऐसे प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप यह बताओ कि ये तो डिफाइन कर रहा है कि भाई वो भैया वो प्रदर्शन कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? पिछली क्लास एकेडमिक जो सेशन लगाए उसने उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो हो सकता है वो इस बार भी करे। क्यों नहीं हो सकता? आपने यहाँ पर उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। जरा इसका आंसर में क्या है वो देख लेते हैं। और तीसरा एक और है, बोल रहे हैं भैया इस बार आर्ग्यूमेंट्स में नो बोल रहा है भैया, नो ऐसा काम आप ना करें। क्यों नहीं करें? अब कुछ तो रीजन बताना पड़ेगा अपन को। तो अगला बोल रहा है द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट कंडक्ट बाय डिफरेंट बोर्ड्स। हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस एंड असेसमेंट कंडक्ट बाय डिफरेंट बोर्ड्स and universities are not comparable and hence there is a need to conduct entrance test and calibrate them on a common year yardstick नहीं विभिन्न बोर्ड और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा और मूल्यांकन के मान्य तुलनीय नहीं है। बोर्ड विभिन्न विश्वविद्यालय और स्कूल द्वारा परीक्षा मूल्यांकन के लिए मान्य तुलनीय नहीं है और इसलिए उन्हें एक समान मापदंड द्वारा जांचने पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट मुझे लगा, इस पॉइंट के माध्यम से अपन आंसर दे सकते हैं। इस पॉइंट के माध्यम से अपन स्टेटमेंट जो अपन को दिया गया था क्या एंट्रेंस एग्जाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये बोल रहा है कि भैया कि एंट्रेंस एग्जाम करवाई जाए। वो इसलिए करवाई जाए क्योंकि विश्वविद्यालय और विभिन्न बोर्ड का जो अपन एक आकलन करना चाह रहे हैं वो आकलन पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, माननीय नहीं है, इसलिए प्रवेश एग्जाम देना उचित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें आप क्या कर सकते हैं, ओनली स्ट्रॉन्ग, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग, ये आपका आंसर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अपन देखो दो चार क्वेश्चन आज बनाए, कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में भी देखा, तो कुछ मालूम चलने लग रहा है कि भैया अपन क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास अगली जो है अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपन को यहाँ पर पूछा है फर्स्ट कारण सेकंड इसका प्रभाव, तो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे वापस फिर से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को चेक करिएगा। हाँ पढ़ो आप इसको और आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर फायर क्रैकर्स के द्वारा बनाए गए सौर प्रदूषण की उच्च डेसिबल अस्थायी और कभी कभी स्थायी श्रवण हानि का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर फायर क्रैकर्स के बारे में बात कर रहा है यहाँ, जो कि उच्च डेसिबल से स्थायी और अस्थायी श्रवण हानि, सुनने की क्षमता खोना और कम हो जाने उसका कारण बनती है। दिवाली की रातों पर वृद्धावस्था की लोगों की अन्य समस्याएं, विकार, बेचैनी, रक्तचाप में वृद्धि, यहाँ तक कि दिल का दौरा भी हो सकता है। ठीक है, तो ओल्ड एज फेस इन दिवाली नाइट्स आर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, रेस्टलेसनेस, राइज इन ब्लड प्रेशर एंड इवन हार्ट अटैक्स। तो यहाँ पर बात कर रहा है फायर क्रैकर्स के बारे में। ओके, फायर क्रैकर्स पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। करोड़ आर स्पेंड every year in these the burn the firecrackers which ultimately go towards contaminate the natural resource and sometimes properties and leaves are lost to due
टू एक्सीडेंटल फ्रॉम दिस फायर क्रैकर्स। जब बोल रहे हैं कि वो आखिरकार प्राकृतिक संसाधनों को दूषित करने की ओर ले जाते हैं, कभी कभी गुण और जीवन भी इन फायर क्रैकर्स की दुर्घटनाओं के कारण खो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अब आप मुझे बताओ कि दोनों में बात हो रही है फायर क्रैकर्स की। ऊपर बात हो रही है आपकी उच्च डेसिबल से ये काम होता है, श्रवण हानि होती है। दिवाली पर एक विशेष फॉर्मेट पर बात कर रहे हैं, दिवाली की रातों पर वृद्धावस्था और ये अन्य समस्याएं भी होती है। और नीचे वाले स्टेटमेंट में आपको बोल रहा है कि करोड़ों रुपए जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन दूषित भी हो रहे हैं, कभी कभी इस पर जीवन पर दुर्घटना का कारण भी होता है, जीवन भी खो जाते हैं। आप बताओ कि यहाँ पे पर्सन के बारे में बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है जो कि ये फॉर्मेट बन रहा है आपका, और वो पर्सन कौन से आपका वृद्धावस्था है। हालांकि ये बात इसमें जरूर कही कि वो कभी कभी स्थायी श्रवण हानि का भी सामना कर रहे हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट सेकंड नंबर बोल रहा है कि इस पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जो आखिरकार प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर रहे हैं, दूषित भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ये दोनों के दोनों इफेक्ट हैं, लेकिन ये कॉमन इफेक्ट निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? कॉमन इफेक्ट निकल रहे हैं। समझ में आई बात आपको? क्या निकल रहे हैं? कॉमन इफेक्ट निकल रहे हैं। तो अपना जो आंसर था वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मार्क आंसर फिफ्थ इज बोथ द स्टेटमेंट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। एक कुछ साधारण सामान्य कारणों के ये क्या हो सकते हैं, प्रभाव हो सकते हैं। तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर कौन सा निकल जाएगा यहाँ पर? पांचवा ऑप्शन निकल जाएगा। ठीक है भैया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आंसर बनाने की कोशिश करो। चलो बनाओ इसको। वापस से एक बार आपको धारणाएं पूछिए, अजम्पशन पूछिए। रेलवे बजट भारत सरकार ने 2018-19 के दौरान 12,000 वैगन, 5,160 कोच, लगभग 7,000 लोकोमोटिव के अधिग्रहण का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पर काम जोरों पर चल रहे हैं। तो रेलवे बजट निकला है इस बार, भारत सरकार ने इतना वैगन, इतना कोच और इतना लगभग मोटिव का प्रावधान दिया है। और यह भी कहा है कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पर काम जोरों पर है। पूर्वी एंड पश्चिमी, ईस्ट एंड वेस्ट। हो सकता है यहाँ पर ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर, ईस्ट एंड वेस्ट कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है, पॉसिबल है। धारणाएं क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी रेलवे को पूर्ण नवीकरण देकर 2019 का चुनाव जीतना चाहती है। अब मुझे एक चीज बताओ, चुनाव के बारे में बात बोली नहीं तो एजेंशन कैसे हो पाएगा? चुनाव के बारे में बात हो ही नहीं पाई तो एजेंशन कैसे हो पाएगा मेरे भाई? सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग टू मेक ए इंडियन रेलवे ऑफ वर्ल्ड क्वालिटी। भारत सरकार भारतीय रेलवे को विश्व गुणवत्ता वाला बनाने के लिए काम कर रही है। ईस्ट एंड वेस्ट, मैंने कहा था ना आपको, ईस्ट एंड वेस्ट क्या कंट्री भी हो सकती है। क्यों? तो इंडियन रेलवे जो है, भारतीय जो सरकार है वो भारतीय रेलवे को एक इंटरनेशनल वर्ल्ड क्वालिटी बनाने के लिए काम कर रही है। तो ये बात भी अपन मेंशन कर सकते हैं। फिर भी एक बार तीसरा पॉइंट और है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। अप्रोक्स 1,50,000 करोड़, 1,50,000 जो करोड़ रुपए है इंडियन रुपीज, जिसको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारतीय रुपए मंजूर किए गए हैं। मुझे एक चीज बताओ, ऊपर स्टेटमेंट में कहीं पर भी आपको ये बताया गया है कि भारतीय रुपए 1,50,000 करोड़ रुपए अपन इंडियन गवर्नमेंट पे करेगी, इंडियन गवर्नमेंट मंजूर कर रही है? कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं ना, नहीं लिखा हुआ। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो चुका है आपका? कैंसिल आउट। तो अब आपका जो ऑप्शन निकलेगा वो कौन सा निकलेगा यहाँ पर? सेकंड, ओनली सेकंड आर फॉलो। क्लियर है आपको? श्योर? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 23। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज मेड आधार ए कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो बोल रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है आधार को क्षय रोगियों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बना दिया गया, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, ठीक है।
पेशेंट टू बी एबल टू अवॉइड ट्रीटमेंट अंडर द गवर्नमेंट्स। सरकार के संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इलाज करने में क्या है, सक्षम है, RNTCP। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप आधार दिखाते हो तो क्षय रोगी, टीबी वाला जो रोगी है, क्षय रोगी, आप उसका इलाज कराने में क्या हो, सक्षम, ये बात बोल रहा है। ठीक है, टीबी रोगी की बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो पूछा क्या है अपन को, पहले वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है अपन को कौन सा तर्क परिणाम हो सकता है। आर्ग्यूमेंट्स कुड बी द आउटकम फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। आपको पूछा है आर्ग्यूमेंट्स, क्या पूछा है, आर्ग्यूमेंट्स। चलिएगा आंसर देते हैं। ए पर्सन कैन नॉट बी टेक ट्रीटमेंट फॉर टीबी विदाउट आधार कार्ड। आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें बोला है कि आधार कार्ड के बिना कोई व्यक्ति टीबी का इलाज नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? अगर गवर्नमेंट स्कीम ये बोल रही है कि अगर आप आधार कार्ड दिखाते हो तो आपका टीबी का में इलाज सरकारी योजना के तहत हो सकता है। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ कि भैया वो मरेगा इसी दफा, आधार कार्ड नहीं है, टीबी हो गई, मरना तय, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता आपका। तो ऑप्शन पहला क्या हो सकता है यहाँ पर, कैंसिल। The patient suffering from TB will be unable to get cash benefits under the central government scheme till they produce their आधार कार्ड। टीबी से पीड़ित मरीजों को तब तक केंद्र सरकार की योजना का नगद लाभ प्राप्त नहीं होगा जब तक वो आधार कार्ड की प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा, तब तक वो अपना कार्ड ना दिखाएं। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, स्टेटमेंट भी ये बात बोल रहा है। आपके पास आधार कार्ड है तो सरकारी योजना के तहत आप अपना टीबी का इलाज करवा सकते हैं। ओके डन। तीसरा क्या बोल रहा है, इस योजना के तहत द इंडिविजुअली एलिजिबल टू रिसीव द बेनिफिट्स अंडर द स्कीम इज हियर बाय। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले वह व्यक्ति को आधार संख्या के अधिकार प्रमाण प्रस्तुत करने या फिर आधार प्रमाणीकरण की गुजरने की आवश्यकता होती है। अगर आपको टीबी का इलाज की या फिर अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम की अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको आधार संख्या या फिर आधार प्रमाणीकरण जो प्रक्रिया है उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा, ये बात बोलना चाह रहा है। तो सिंपल सी बात है, स्कीम जब लागू हो रही है तो अपने ऑप्शन नंबर 3 को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। और देखिएगा फोर्थ क्या कह रहा है अपने को, फोर्थ क्या कह रहे हैं, फोर्थ कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कहा था कि भारत में टीबी महामारी पहले की तुलना में बड़ी थी, पहले की तुलना में बड़ी थी। यहाँ पर बात हो गई कंपेयर की, कंपेयर नहीं कर रहे बच्चा, कंपेयर नहीं कर रहे। अपन को आर्गुमेंट्स निकालना है तो फोर्थ आर्गुमेंट्स क्या हो सकता है आपका, कैंसिल हो सकता है। तो आर्गुमेंट्स आपका कौन सा सही हुआ, आपका आर्गुमेंट्स पहला सॉरी दूसरा सही था और आपका तीसरा आर्गुमेंट सही था। तो ऑप्शन की तरफ चलिएगा, दूसरा और तीसरा आर्गुमेंट्स कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर देना भाई। हाँ, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, बनाया होगा। क्या कह रहे हैं, द कैप्टन अमरिंदर सिंह लेड गवर्नमेंट इन पंजाब हैज अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज फ्रॉम नर्सरी टू PhD। बोल रहे हैं पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने नर्सरी से PhD तक सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। ओके ठीक है, कर दी। तो पहला इसका जो अपना पूछा क्या है, जरा ये वो पढ़ लेते हैं, एक मिनट वो पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट बताएंगे अपन, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ है। पूछा क्या है, हाँ आर्गुमेंट्स पूछा है और स्ट्रॉन्ग पूछा है। ओके, कौन सा पक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में जा रहा है, मजबूती प्रदान कर रहा है, वो देखते हैं। गुड सोशल वेलफेयर लॉ, गुड सोशल वेलफेयर लॉ अच्छा है, सामाजिक जो है कल्याण कानून है ये। इट इज इनिशियली फॉर गर्ल्स, या अभी फिलहाल किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। एज दे आर कम यहाँ पर डिसएडवांटेज, होपफुली इट विल सून द फॉलोड बाय द फ्री एजुकेशन फॉर एवरीवन। ऊपर अपन को मुक्त शिक्षा लड़कियों के लिए बोल रहे हैं और यहाँ पर एवरीवन, आगे जल्द ही सभी के लिए मुक्त शिक्षा का पालन किया जाएगा। यहाँ पर आगे के बारे में बात हो रही है, अपने को आगे के बारे में बात नहीं करना फिलहाल।
आर्ग्यूमेंट्स देना है, स्ट्रॉन्ग करना है इस अपने स्टेटमेंट को, कैप्टन को मजबूत प्रदान करना है, तो अपन को उसी के बारे में बात करनी है। पहला ऑप्शन क्या हो चुका है, कैंसिल आउट। दूसरा क्या बोल रहा है अपने को कि लैंगिक पक्षपातपूर्ण है, जैसे कि कोई गरीब या औसत व्यक्ति अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षित करना चाहता है और उसे उच्च बिलों का भुगतान करना पड़ता है। यदि आप किसी भी परिस्थिति में कानून, योजना या बिल पेश कर रहे हैं तो उसे किसी विशेष लिंग का पक्ष नहीं लेना चाहिए अगर वो वास्तव में शिक्षा के बारे में चिंतित है। ओके, ठीक है। तीसरा क्या कह रहे हैं सॉरी, कि जेंडर पर एक गरीब या औसत व्यक्ति को अंतर ना करे। एक गरीब लड़का या आदमी उस मुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। डू नॉट differentiate a poor and average person on gender. A poor boy or man should also get free education as well as। तो सिंपल सी बात है, इस वाले क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है तो बताइएगा। पहला ऑप्शन तो अपने कैंसिल कर दिया, क्या यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया ये लैंगिक पक्षपातपूर्ण है। कोई गरीब आदमी, उसका अगर लड़का, अगर उसको उच्च शिक्षा के लिए शिक्षित करना हो जो कि वो उच्च बिलों का भुगतान न करने पाए या फिर असमर्थ है, यदि आप उस स्थिति में कानून, योजना या फिर बिल पेश करते हैं तो उसे किसी विशेष जेंडर का पक्ष नहीं लेना चाहिए अगर वो वास्तव में चिंतित है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर यहाँ पे वास्तव में चिंतित है एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर लड़कियों की जगह यहाँ पर ऑल एवरी, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, उनके लिए बात करनी पड़ती है। ये मुझे लगता है सही होना चाहिए आपका। थर्ड थिंग, जेंडर पर बात हो रही है। डिफरेंट है पुअर एंड एवरेज पर्सन ऑफ जेंडर। औसत व्यक्ति को अंतर में ना ले, डिफरेंट उसको नहीं करें, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो सकता है, थर्ड। तो आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट को मजबूती करेगा, और स्ट्रॉन्ग फॉर द गिवन स्टेटमेंट। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलिए करेंगे इसको। तो अनदर क्वेश्चंस पे बात चल रही है, पढ़िएगा क्वेश्चंस को। और पूछा क्या है, एक्शन लॉजिकली फॉलोज, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्रवाई पूछी अपन को पैसेज के माध्यम से। एक रेस्टोरेंट है दैट इज नॉट फॉलोइंग द हाइजीनिक स्टैंडर्ड प्रोसीड बाय द गवर्नमेंट, वह सरकार द्वारा निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं कर पाएगा, ठीक है। खाद्य और स्वच्छता निरीक्षण मालिक एक मालिक का एक साथी होता है जो अवैध रूप से रेस्टोरेंट के लिए प्रमाण पत्र का प्रबंधन कर रहा है, यहाँ तक कि भोजन की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करने वाले लोगों पर बल द्वारा या फिर धन की पेशकश करके उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। जो रेस्टोरेंट वाला जो है वो भोजन की गुणवत्ता के बारे में अगर कोई लोग शिकायत कर रहा है तो उस पर बल द्वारा या फिर धन की पेशकश करके उसका मजाक उड़ाया जाता है। मजल बाई फोर्स एंड ऑफरिंग मनी, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन, अब सिंपल सी बात है, मुझे एक चीज बताओ, ये एक रेस्टोरेंट है, ये के रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट पर एक्शन कौन लेगा? कोई पर्सन तो नहीं ले पाएगा, सिंपल सी बात है, पर्सन एक्शन नहीं ले पाएगा। तो कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि गवर्नमेंट जो है रेस्टोरेंट को एक प्रमाण देती है, एक क्या देता है, प्रमाण देता है, एक आपको यहाँ पर पॉलिसी देता है, सॉरी पॉलिसी देता है ना, सर्टिफिकेट देता है उस चीज के लिए कि हाँ भाई ये रेस्टोरेंट प्रमाणिक है, इस टाइप से प्रमाण देता है इस पॉलिसी के माध्यम से। यहाँ पर बात हो रही है कि रेस्टोरेंट पर एक्शन गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है, गवर्नमेंट अगर बोले तभी ही काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनेगा। यहाँ पर पर्सन्स की यहाँ पर कोई भूमिका नहीं रह सकती। लोगों को रेस्टोरेंट के बारे में वो बुराई करना चाहिए, हाँ करो बुराई, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां जाना बंद कर देना चाहिए, ये नहीं हो सकता। बुराई करो, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बुराई करो, लेकिन लोगों को नहीं, जो जिसको लगा कि भैया यहाँ के रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पर खाना पीने या फिर भोजन की व्यवस्था के अंदर कोई दिक्कत चल रही है तो वो लोग बुराई कर सकता है, हाँ भाई हम नहीं आएंगे, आगे से नहीं आएंगे, 2-5 लोगों को बोल सकता है। लेकिन सारे ही लोग वहां पर जाना बंद कर देंगे
ये एक्शन में नहीं आ सकता, इसलिए पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, भोजन और स्वच्छता निरीक्षण को निकाल दिया जाना चाहिए और रेस्टोरेंट के मालिक का लाइसेंस समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लाइसेंस कौन समाप्त करेगा? लाइसेंस को समाप्त कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा, यहाँ पर सही जा सकता है। आगे, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन द मीडिया, इंफॉर्मेशन मीडिया को दीजिएगा, दैट पीपल गेट अवेयर ऑफ द रेस्टोरेंट, वह जानकारी मीडिया को दी जानी चाहिए ताकि लोगों को रेस्टोरेंट की धोखाधड़ी और गतिविधियों के बारे में अवेयरनेस हो। मैंने अभी जस्ट कहा मीडिया यहाँ पे केवल जानकारी दे सकती है, एक्शन नहीं ले सकती। अपन को एक्शन पे बात करनी है, यहाँ पर मीडिया पर जानकारी देकर अपने एक्शन का यूज नहीं ले सकते, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, अभी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा चलेगा, यहाँ पर केवल सेकंड ऑप्शन करता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉज एंड स्टेटमेंट एंड इफेक्ट्स। ओके, चले स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, पढ़िए दिखे, पढ़िए देखिए इस स्टेटमेंट को। 26 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं अपन। अधिकारियों की एक टीम को केंद्रीय गृह मंत्रालय उन परिस्थितियों को पता लगाने के लिए कहा जाना चाहिए जिनके कारण उम्मीदवार की मृत्यु हो गई और एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। एक उम्मीदवार की यहाँ पर क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है और एक सप्ताह के अंदर उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। किन्होंने कहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। चलो ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भर्ती अभियान में भाग लेने के दौरान भगदड़ मचने के कारण एक उम्मीदवार की मौत हो गई और कई घायल हो गए। तो किसके कारण हुआ, भगदड़ मचने के दौरान। ओके डन। एक उम्मीदवार की क्या हो चुकी है, मौत हो गई है और कई क्या हो चुके हैं यहाँ पर घायल। इसी की वजह से ये कारण हुआ, तभी तो अधिकारियों की एक टीम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इट मीन्स आपने देखा, इट मीन्स आपने क्या देखा कि फर्स्ट कॉज और सेकंड उसका इफेक्ट, क्या ये देखा, या फिर ये देखा कि सेकंड इज कॉज एंड फर्स्ट इज ए इफेक्ट। आपने देखा कि सेकंड आपका क्या हो रहा था, कॉज हो रहा था, उसका इफेक्ट कहाँ का, फर्स्ट में था। आपका जो ऑप्शन था वो कौन सा था, सेकंड नंबर ऑप्शन था। क्लियर भाई, यहां तक एकदम इजी से क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहता है। वर्ष 1945, इन द ईयर ऑफ 1945 टू एटॉमिक बॉम्ब्स। अच्छा, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जिसमें सैकड़ों और हजारों लोग मारे गए थे। Till the hundreds and thousands of people and their effects are still being felt today. उसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। It burnt around 70% of the building and it caused an estimated 1,40,000 deaths by the end of 1945. इससे सभी इमारतों का लगभग 70% हिस्सा जल गया और 1945 के अंत तक एक अनुमानित है 1,40,000 मौतों का कारण भी बना है। इससे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कैंसर रेट्स, इससे बचे हुए लोगों में कैंसर दर बढ़ गई, पुरानी जो बीमारी है वो बढ़ गई और सहायता प्रदान करने के लिए बमबारी के बाद शहरों में प्रवेश करने वाले कुछ लोगों की भी विकिरण से क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। तो इसका एक स्टोरी क्या बनती है, इसकी स्टोरी ये बनती है कि 2 शहर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला हुआ था, जो पूरी तरह से क्या हो गया, तबाह हो गया। बिल्डिंग 70% तक क्या हो चुकी है, जल गई थी, बर्न हो चुकी थी और लगभग वर्ष के अंत तक 1945 के अंत तक आते आते 1,45,000 लोगों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। जिस समय बमबारी हुई थी तो लोगों द्वारा वहां पे सहायता प्रदान करने के लिए भी गए थे, जिनके विकिरण से क्या हो चुकी, मौत भी हो चुकी है। तो ये स्टोरी थी आपकी। पूछा क्या गया है आपको पूछा गया है जो दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, मानव द्वारा किए गए दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है, अपन को वो चीज बतानी है। ठीक है,
चले करें स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या कह रहा है, ल्यूकेमिया अमंग सर्वाइव्स इंक्रीज आफ्टर द बॉम्बिंग। ल्यूकेमिया बॉम्बिंग मतलब जो बम गिराए गए थे उसके बाद में बढ़ गया, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ओके डन। नेक्स्ट दिन देखिएगा, बच्चे लोग थायराइड, स्तन, फेफड़े और अन्य कैंसर के उच्च दर से क्या होने लगे, पीड़ित होने लगे। अच्छा, ये भी आपका इफेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने बढ़ गया लोगों के अंदर, ये भी आपका क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, जिससे कैंसर की उच्च दर बढ़ गई है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू दिस द ग्राउंड टेम्परेचर रीच्ड अप टू 400 सेल्सियस 4000 सेल्सियस। इसके कारण जमीन का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। क्या ये दीर्घकालिक इफेक्ट होगा? नहीं, ये दीर्घकालिक इफेक्ट नहीं है। आज जापान में जाओ, 1945 का जापान और आज का जापान, दिन रात का फर्क हो चुका है। जापान आज उन कंट्रियों से आगे है जो कभी उन पर उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, उन कंट्री से बहुत ज़्यादा वो आज आगे। तो ये वाला फॉर्मेट दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, थर्ड हो गया। क्लियर। आगे और देखते हैं, अपनी माँ के गर्भ में विकिरण और संपर्क में आने वाले बच्चों की बौद्धिक असमर्थता और खराब विकसित होने की संभावना थी। ये भी हो उस समय में था। ऐसी विकिरणों के संपर्क में आने वाली गर्भवती महिलाओं का गर्भपात भी हो गया था और यहाँ तक उनके शिशुओं की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये वाली बात भी उस समय था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, थर्ड इसमें हो जाएगा। अनदर क्वेश्चंस चलते हैं। हायरिंग एंड ट्रेनिंग इन डाइवर्सिटी कैन बी एक्सपेंसिव। चलो पढ़ो आप इस स्टेटमेंट को, फिर इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पढ़िएगा। बोल रही है कि विविधता में किसी को काम में लेना और उसकी प्रशिक्षण देना महंगा हो सकता है। नए या छोटे आकार की कंपनी अधिक अनुरूप प्रस्तावों का लाभ उठाती है एंड अन्य समान विचारधारा वाले कंपनी के साथ अपने संसाधनों की वो क्या करती है, पूलिंग करती है, जिससे एक योग्य विविधता और समावेश सुविधा के साथ संयुक्त प्रशिक्षण सत्र में वो क्या करती है, भाग भी लेती है। तो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि कोई किसी को काम में लेना और उसको प्रशिक्षण देना एक महंगा प्रयास है। मतलब कोई कंपनी नई ओपन हो रही है, अब ट्रेनिंग देगा कर्मचारियों को और प्रशिक्षण देगा तो उनके लिए वो महंगा हो जाएगा। नए या छोटे आकार की जो भी कंपनियां हैं वो अधिक अनुरूप प्रस्तावों का लाभ उठाती है। मतलब जिस फील्ड में आप नई छोटी कंपनी बन रही है उस फील्ड के बड़े जो प्लेयर है अगर उनके साथ में वो जुड़ के काम करें, अगर उनके जो एम्प्लॉय है उनको अगर वो काम में लेवे तो वो अपना लाभ उठाती है। अन्य समान विचारधारा वाली कंपनियों के साथ में अगर वो पुलिंग का काम करती है तो उनको एक योग्य विविधता और समावेश सुविधा के साथ संयुक्त प्रशिक्षण सत्र में भाग भी लेती है। तो ये बात पूरा बोलने वाला है। ओके ना। अब आपको यहाँ पे पूछा क्या है, अजम्पशन पूछा है। फर्स्ट अजम्पशन, छोटे आकार की कंपनियां उन क्षेत्रों की तलाश करती है जिनके माध्यम से वो अपने व्यापार मंच में सुधार कर सकती है। बिल्कुल सही। छोटी जो कंपनी है वो बड़ी कंपनी के साथ में क्यों मिलती है, वो इसलिए मिलती है ताकि वो अपने जो कंपनी को लाभ में दे सके, प्रॉफिट में दे सके। क्योंकि अगर उन्होंने किसी को हायर किया, ट्रेनिंग दिया, तो ये महंगा होता है हमेशा से। सिंपल सी बात है। तो पहला फॉर्मेट क्या हो सकता है आपका, एकदम करेक्ट हो सकता है। अगला क्या बोल रहा है कि मानव संसाधन एक समस्या है। अरे मानव संसाधन समस्या नहीं है भाई, मानव तो बैठे हैं, जैसे आप लोग हो, इस समय पढ़ रहे हो, काम करने के लिए बिल्कुल आतुर हो, लेकिन आपको कोई काम नहीं मिल पा रहा है। आप रोजगार लेने के लिए बिल्कुल आतुर हो, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसका सामना छोटे और आकार की नई कंपनियों द्वारा किया जाता है। अरे समस्या नहीं है, समस्या तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग बैठे हो भाई, अगर आप लोग नौकरी लग जाओ तो काय का समस्या है, मानव संसाधन खूब पड़ा है। बस सिंपल सी बात यह है कि अगर मानव संसाधन को ट्रेन करें छोटी कंपनी तो उनको पैसा बहुत चाहिए होता है। अगर पैसा बहुत लगेगा तो छोटी कंपनियां वैसे भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मानव संसाधन यहाँ पर नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। तो आपका कौन सा इम्प्लीमेंट करेगा, फर्स्ट आपका इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, अनदर क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन करिए, देखें। अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए देखिए। भोजन जो कैलोरी से मिलती है वो खराब पोषण गुणवत्ता होती है के साथ खिलौनों के देने के कारण बच्चे और फास्ट फूड के बीच में एक भावात्मक लगाव पैदा होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है।
आप किसी बच्चों को कोई खिलौना दो और खिलौने के साथ साथ में वो अगर वो कुछ खाने वाली चीज भी होगी ना, तो वो उसके बीच में भावात्मक लगाव पैदा हो जाएगा। जैसे कि कैडबेरी, कैडबेरी कैडबेरी जो एक चॉकलेट की थीम पे बनाई गई है, और उसके अंदर आपको कुछ खिलौने भी देते हैं, तो बच्चों का सबसे ज्यादा लगाव उस कैडबेरी के ऊपर ज्यादा हो चुका है। किंजल टॉय है ना, किंजल टॉय उस टाइप से होता है। तो ये बंधन बचपन से लेकर के, और जब बच्चा व्यस्त हो जाता है तब तक उस बच्चे का अनुसरण भी करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य व्यक्ति बनने के लिए बेहतर पोषण विकल्प बनाना उसके लिए कठिन होता है। फास्ट फूड भोजन के साथ बच्चों के खिलौने बेचने से, खाद्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने से, अच्छा यहाँ तक तो आपको बताया गया कि यहाँ तक तो लगाव बताया गया है उस बच्चे के रूप में और उस भोजन की जो कि अस्वास्थ्यकारी है, जो कि अस्वास्थ्यकारी है। अब इसका जो अपने को एक थिंक और बताने लग रहा है कि भैया फास्ट फूड जो है ना, वो भोजन के साथ बच्चों के खिलौने बेचने पर, खाद्य कंपनी पर प्रतिबंध लगाने से बच्चों के स्वास्थ्य वयस्कों के रूप में बड़ा होना एक आसान हो जाएगा। अगर आप जो भी फास्ट फूड है या फिर जो भी चॉकलेट्स वगैरह है जिनमें क्या बोलते हैं अपने खिलौने आ रहे हैं, अगर उन पर प्रतिबंध लगा दी जाए तो जो बच्चा है वो बड़ा जब होगा तो वो आसानी से एक बढ़िया एक स्वस्थ जीवन जी सकता है, ऐसा कुछ बोलने लग रहा है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। आपको पूछ रहा है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसमें तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो उससे पहले वाले में क्या पूछ रहे हैं, अजम्पशन पूछ रहे हैं। ओके डन, क्या पूछ रहे हैं, अजम्पशन। तो बोल रहा है कि बचपन में वस्तु की अस्वस्थकारी खाने की आदतें शुरू होती है, अनहेल्दी फूड्स खाने की आदत होती है। तो नेक्स्ट बात देखते हैं क्या कहते हैं। बचपन की आदतों को व्यवस्था में जारी रखना संभव है, तो ये बात पीछे बोला गया है। ओके डन। तीसरा क्या कह रहे हैं, एक फास्ट फूड भोजन के साथ बच्चों के खिलौने की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से बच्चे फास्ट फूड के बीच में भावात्मक लगाव क्या हो सकता है, टूट सकता है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा अजम्पशन हो सकता है, कौन सा अजम्पशन यहाँ पर हो सकता है। अब आप जरा मुझे ये बताओ, अजम्पशन तो अपन स्टेटमेंट्स को देख के ही बताएंगे ना। अनहेल्दी जो फूड्स अपन खाएंगे, तो बचपन में वयस्कों की अस्वस्थकारी खाने की आदतें शुरू हो सकती है, बचपन में ही वो चीज़ें शुरू होती है, ये बात लिखा हुआ है। भावात्मक लगाव है, तो ये बात बिल्कुल बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, सही। नेक्स्ट क्या बोल रहा था आपको, बचपन की आदतों को व्यस्त होने तक जारी रखना संभव है, ये बात भी बोल रहा था अगला अपने को। तो ये वाला फॉर्मेट भी क्या हो गया आपका, सही। एंड तीसरा बोल रहा है कि फास्ट फूड भोजन के साथ बच्चों के खिलौनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से बच्चे एंड फास्ट फूड के बीच में भावात्मक लगाव टूट जाएगा। तो इसमें अपन को यहाँ पर बोला गया था कि अगर अपन फास्ट फूड और भोजन के साथ साथ बच्चों के खिलौने की वाली कंपनियां जो है अगर उस पर प्रतिबंध लगा दें तो व्यस्त होने तक बच्चा आराम से स्वस्थकारी बन सकता है। तो ये वाला फॉर्मेट भी आपका क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस अजम्पशन को क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये थे आपके टॉप 14 या 15 क्वेश्चंस। आई होप को आप सभी को सबको समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ आज अपन ने कुछ और चीज़ें देखी, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन देखा अपन ने, कॉज एंड इफेक्ट कल भी देखा था, पिछली क्लास में भी देखा था, और आज भी अपन इस क्लास में देख पा रहे हैं। तो एक क्रिटिकल रीजनिंग जो एक अपन एक मुहिम जो चालू किया है मेंस एग्जाम के लिए, ये आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक बात को ध्यान रखना कि पहले ये क्वेश्चंस एक लिमिटेशन में आया करते थे, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम। आजकल ये जो क्वेश्चंस आने शुरू हो चुके हैं वो लगभग ये मांगे चलो 7 से 10। रिसेंटली अभी एएसबी कलर का जो मेंस का जो एग्जाम लगा था उसके अंदर लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिला है। ठीक है, तो आगे आने वाला जो भविष्य है अपना, जैसे आईबीपीएस का मान लो, चाहे एसबी का मान लो, चाहे पीओ का मान लो, चाहे कलर का मानो, चाहे आरआरबी का मानो, एटलीस्ट कम से कम ये मान के चलो कि इसके 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही अपने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन सही होंगे। गलत क्यों हो रहे हैं अगर इस पर हम बात करेंगे तो आराम से क्वेश्चनों को अपन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको सबको सुनाया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके, सी यू अगेन।